हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ पॉलिटी के लिए 2023 के लिए। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो होगी ये हमारे प्रीलिम्स के लिए होगी, और जितनी भी टेस्ट हैं विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ में पॉलिटी के, वो सारे टेस्ट इसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। और चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो वो हमें बताने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कौन कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आर्टिकल 25 से 28 तक जो है वो हमारा ये जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 में। आर्टिकल 25 में हमारा क्या प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 25 में है हमारा फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपगेट, ठीक है, प्रोफेस, प्रोपगेट, प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 25 में है। उसके बाद हमारे आर्टिकल 26 में क्या है? हमारे आर्टिकल 26 में है कि कोई भी मतलब जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको पूरा राइट है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का। ठीक है, फिर हमारे 27 में क्या है? 27 में क्या है कि अगर अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी पर्सन को कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, अपने रिलीजियस डिनोमिनेशन को या फिर रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और हमारे आर्टिकल 28 में क्या है कि कोई भी स्टेट के द्वारा जो मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें कोई भी फंड्स जो स्टेट द्वारा फंडेड या मेंटेन्ड जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं दिए जाएंगे। तो ये है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देख लेते हैं इसमें और क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी हैं। सबसे पहले है इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। सबसे पहले है इसमें फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। तो यस, ये बिल्कुल उसमें है कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में राइट है कि आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड है इट बार्स और रिलीजियस कन्वर्जेंस। ये जितने भी रिलीजियस कन्वर्जेंस हैं ये सबको क्या करता है? बार कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फोर्सफुल कन्वर्जेंस होंगे, कौन से? जो फोर्सफुल कन्वर्जेंस होंगे वो अलाउड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना, फोर्सफुल कन्वर्जेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। तो अगर आपने पिछले साल भी पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी देख लो कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिटीजन्स के लिए केवल कौन कौन से राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स ही वो कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए हैं। अगर फॉरेन नेशनल्स होंगे उनको ये राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेन नेशनल्स के लिए भी हैं। तो ये जो मैंने बताया अभी कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में आता है? 25 से 28 में आता है। तो ये जो राइट्स हैं ये फॉरेन नेशनल्स को भी अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि ये उनको अवेलेबल नहीं है, तो ये उनको भी अवेलेबल है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। ठीक है, और याद रखना फ्रीडम टू प्रोपगेट है इसमें मतलब आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो परसुएडिंग के थ्रू। ठीक है, विलफुल कन्वर्जन हो सकता है लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और मैंने बता दिया आपको कि केवल और केवल सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट्स हैं। एक और चीज़ याद रखना कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आप स्टेट के अगेंस्ट भी एज वेल एज प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके अगेंस्ट भी जो इंडिविजुअल्स को मिले हुए हैं, ऐसे भी राइट्स हैं। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल भी उनको वोलेट करता है तो उसको भी उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वो कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट हैं? वो है आर्टिकल 15। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और उसके बेस पे। फिर है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला। फिर आर्टिकल 23
और आर्टिकल 24, ठीक है। तो आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर वाला, और ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे जो 4 राइट्स हैं ये प्राइवेट स्टेट के अगेंस्ट भी हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा अब कंप्लीट। 2 चीज़ें मैंने इसमें बता दी, ये केवल सिटीजन्स के लिए हमारे राइट्स हैं, ये स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उसको कौन लगाता है, ठीक है, उसको कौन लगाता है, मेन बात ये है। तो सबसे पहले है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, CAG कौन लगाते हैं, तो इसको याद रखना कौन लगाता है। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग जो इमरजेंसी है वो कौन लगाते हैं, प्रेसिडेंट लगाते हैं। और वो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाएंगे, वो तब लगाएंगे जब वो सेटिस्फाई होंगे। क्या होंगे वो? जब वो सेटिस्फाई होंगे कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ की नहीं है, किसी भी एरिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है वो थ्रेटेंड है। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं किसको, फाइनेंशियल इमरजेंसी को, ठीक है, याद रखना। और पहले जो था मतलब 1978 से पहले जो ये सेटिस्फेक्शन था उसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। प्रेसिडेंट चाहे तो लगा सकता था, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकता था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में। कौन सा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, जिसमें ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो भी किसके अंडर होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फाई करना है कि मतलब वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी नहीं थी, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। जुडिशरी उस पर वो कर सकती है। फिर चलो मान लो उन्होंने प्रोक्लेमेशन कर भी दिया, ठीक है, मान लो उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो मान ले कर दिया है, ठीक है, प्रोक्लेमेशन कर दिया। उस प्रोक्लेमेशन को जो डिक्लेयर कर रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ लगनी है, याद रखना पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आपको मस्ट है पास करवाना, ठीक है, आपको मस्ट है कि आपको वहाँ से पास करवाना ही पड़ेगा, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से 2 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर, अगर हाउसेस उसमें हैं, अगर हाउसेस डिसॉल्व नहीं हुए हैं, मतलब हाउसेस अगर सेशन में है तो आपको 2 महीने के अंदर उस प्रोक्लेमेशन को क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, ठीक है, उस प्रोक्लेमेशन को आपको पास करवाना पड़ेगा। अगर मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जब भी सीटिंग होगी लोकसभा की तो उसके 30 दिन के अंदर आपको पास करवाना होगा, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर आपको पास करवाना होगा। और एक बार अगर ये प्रोक्लेमेशन मान लो कि पार्लियामेंट ने पास कर दी, दोनों हाउसेस से पास हो गई, तो याद रखना इनडेफिनिट पीरियड तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। कौन से पीरियड तक? इनडेफिनिट पीरियड तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और ये जो अप्रूवल लेंगे पार्लियामेंट से, ये कौन सा अप्रूवल होना चाहिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, कौन सी होनी चाहिए? तो याद रखना केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। कौन सी मेजोरिटी रिक्वायर्ड है? केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है इसको पास करवाने के लिए दोनों हाउसेस से, ठीक है। अगर अप्रूव करवानी है हमें प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी की, तो याद रखना दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर पास करवानी पड़ेगी, और दोनों हाउसेस को केवल सिंपल मेजोरिटी से पास करनी है, ठीक है। अगर लोकसभा नहीं है तो उसको 30 दिन के अंदर, और मतलब 30 दिन के अंदर पहले सेशन से उसको पास करवानी है। इसके बाद अगर वो लग गई तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए वो लगाई जाएगी, ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए वो लग जाएगी। उसके अलावा मान लो रिवोक करनी है, अब मान लो वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अब हमें वो उसको क्या करना है, रिवोक करना है, ठीक है। अब हमें उसको रिवोक करना, तो रिवोक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम उसको रिवोक कर सकते हैं, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम उसको रिवोक कर सकते हैं एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लाके। उसके लिए हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। याद रखना फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रेसिडेंट खुद ही उसको वो कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखो मान लो कि हमने इमरजेंसी वहाँ पे लगा दी, ठीक है, ये हमने प्रोसेस बता दिया कि वो लगी कैसे। तो अब एक और चीज़ आती है कि चलो हमने लगा दी तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है, हमने इमरजेंसी लगा दी तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब उसके प्रभाव क्या क्या पड़ी। सबसे पहले क्या होता है ना कि जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी है, ठीक है, वो स्टेट की फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में मतलब लग जाती है। सेंटर का कंट्रोल जो है वो स्टेट्स पे बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखना सेंटर का कंट्रोल बढ़ जाता है।
और स्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हो, मान लो जिस भी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिस भी क्लास के हैं, उन सब की सैलरी अलाउंसेस सब कुछ रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ की वो रिड्यूस किया जा सकता है, और वहाँ का जो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल हैं, वो सारे भी मतलब रिजर्व किए जा सकते हैं। ठीक है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, उनको भी रिजर्व किया जा सकता है। तो ये चीज़ होती है उसके बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो और अगर बताएं, यूनियन एम्प्लॉयज़ अगर उस स्टेट में काम करे तो उनकी सैलरी और अलाउंसेस को भी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पे उनको रिड्यूस किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगर जजेस वहाँ पे काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी रिड्यूस की जा सकती है, याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब क्या होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ पे लगाई जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में केवल यही चीज़ें जो आपको याद रखनी है, प्रोसेस क्या होती है और उसके बाद इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन सॉरी 2 हो गया कंप्लीट, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिसेंटली फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 निकली है, तो हमें उसके बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे पहले इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है इसको, तो याद रखना इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तो निकालता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर निकालता है, लेकिन वो एनुअली नहीं निकालता, हर 2 साल में निकाली जाती है। ठीक है, हर 2 साल में निकालता है, तो ये बाइनियल है, एनुअल नहीं है। ठीक है, बाइनियल है ये जो ये रिपोर्ट है, ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार निकलती है, हर साल नहीं निकलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, और हमें क्या बताना है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी है। ठीक है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसलिए रॉन्ग होगी। सेकेंड है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना ये बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ा है। तो याद रखना केवल और केवल कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, 2,261 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2261 स्क्वायर किलोमीटर ही हमारा क्या बढ़ा है, वो बढ़ा है, क्या बढ़ा है, 2261 किलोमीटर ही हमारा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो बढ़ा है, ना कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना नहीं बढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन लास्ट 2 ईयर्स हैज बीन विटनेस्ड इन एमपी, बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में फॉरेस्ट कवर में, वो एमपी में हुआ है। तो याद रखना अगर फॉरेस्ट के मैक्सिमम कवर की बात की जाए तो वो हुआ है आंध्रा में। कहाँ हुआ है मैक्सिमम इंक्रीज, आंध्रा में हुआ है, उसके बाद हमारा तेलंगाना में हुआ है, और उसके बाद हमारा उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, ये स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। लेकिन वैसे मैक्सिमम फॉरेस्ट है कहाँ पे, मतलब मैक्सिमम एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो एमपी में, आपको पता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऐसे हैं। ठीक है, एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या है एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर मैं बता रही हूँ, और मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा में हुआ है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या सिमिलरिटीज़ बतानी है हमें। ठीक है, सिमिलरिटीज़ बतानी है। तो सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम, देखो इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी लॉज होंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हुई, इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। तो लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट तो है, तो लेकिन ये सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंस हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब सेकंड देखने का कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहे हैं इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, देखो इंडिया में जो है वो इलेक्टेड होता है, लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है वो मतलब पहले हेरिडिटरी हेड होता है, तो ये भी दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है मेजोरिटी पार्टी रूल में, क्या है थर्ड, क्या है मेजोरिटी पार्टी रूल, थर्ड क्या है मेजोरिटी पार्टी रूल। तो बिल्कुल देखो इंडिया में भी मेजोरिटी पार्टी रूल होता है और ब्रिटेन में भी मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड ओनली। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, नीति आयोग के बारे में बताना है। कौन सी जो
पोस्ट हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सबसे पहले ठीक है भाई देख लेते हैं नीति आयोग। देखो नीति आयोग के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 2015 में नीति आयोग बने हैं, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, उसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब एक बात बताओ, अगर कोई चेयरपर्सन है तो प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट नहीं करेंगे, तो यही बोल रहे कि कौन से अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर इनके चेयरमैन होते हैं, तो चेयरपर्सन को तो वो अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही रॉन्ग हो गई है। उसके बाद बस गए हमारे वाइस चेयरपर्सन। देखो बिल्कुल वाइस चेयरपर्सन जो है वो हमारे कौन अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी वही अपॉइंट करते हैं, और CEO जो भी होते हैं वो उनको भी अपॉइंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी वही करते हैं। एक इसमें बनती है, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे गवर्निंग काउंसिल होती है, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल्स होती हैं, स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करते हैं, इन सब चीज़ों को, इनको अपॉइंट करते हैं। देखो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नीति आयोग बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भाई नीति आयोग के इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सबसे पहले SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है, याद रखना है। मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, कहीं पे लिख लेना इसको। SDG इंडिया इंडेक्स वो निकालता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कौन सा, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो निकालता है वो भी नीति आयोग निकालता है। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, कौन सा, अटल इनोवेशन मिशन कौन निकालता है, ये नीति आयोग निकालता है। उसके बाद इंडिया इनोवेशन मिशन, कौन सा, इंडिया इनोवेशन मिशन भी नीति आयोग निकालता है। उसके बाद साथ एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, साथ एक प्रोजेक्ट है, वो भी किसका है, वो नीति आयोग का है। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इतना आपने सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी किसका है, ये भी हमारे नीति आयोग का है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, ये भी हमारे नीति आयोग का है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, कौन सा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो आप एथिक्स में पढ़ते हो, ये भी उसी का है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। उसके अलावा मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, कौन सा, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ये भी नीति आयोग का है। उसके बाद अमृत पोर्टल, गवर्नेंस के लिए कौन सा है, अमृत पोर्टल, ठीक है, अमृत पोर्टल भी इसी का है। उसके अलावा एग्री मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स उनका है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए कौन सा मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, ठीक है। ये इतना बड़ा नाम ये है किसका, ये भी इन्हीं का है। उसके बाद बस मतलब ये जितने सारे प्रोग्राम हैं ये सारे इनिशिएटिव किसके, नीति आयोग के। अगर कभी आ जाए तो आपको ये इनिशिएटिव पता होनी चाहिए कि ये नीति आयोग के ही जो हैं वो हमारे इनिशिएटिव हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देखो इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, फेडरेशन बोला जाता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज के साथ। तो हमें बताने हैं कौन सा उस टेंडेंसी को क्या करता है, फुलफिल करता है, कौन सा जो है वो उस टेंडेंसी को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो सबसे पहले इस सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस जो स्टेटमेंट बोल रखी है हमें उसको फुलफिल करना है, ठीक। तो ये सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिंगल और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल फॉलो करता है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, फिर है प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल ये भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के लिए है। और गवर्नर जो पॉइंट होता है वो भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो गया हमारा डी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है, NPR के बारे में बताना है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन। देखो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है कि जो यूजुअल रेजिडेंट है कंट्री के, उनका मतलब जो आप लिस्ट बनाते हो उसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यूजुअल मतलब रेजिडेंट की जो कंट्री में रह रहे हैं उनकी लिस्ट, मतलब 6 महीने, मतलब एटलीस्ट 6 महीने कोई भी बंदा यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। लोकल एरिया में कोई भी बंदा अगर 6 महीने से रह रहा है या 6 महीने से मतलब या फिर आज आया या अगले 6 महीने तक रहेगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो उसमें ये नहीं है कि सिटीजन्स होंगे, केवल सिटीजन्स ही होंगे या ये होंगे, कोई भी इंक्लूड किया जा सकता है, फॉरेनर्स, सब कुछ, जो भी 6 महीने से 6 महीने तक यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा, तो उसमें आएंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सिटीजन्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। केवल सिटीजन्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकंड है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन NPR। हर यूजुअल जो रेजिडेंट है इंडिया का उसको रजिस्टर करना इसमें क्या है, मैंडेटरी है। इसमें क्या मैंडेटरी, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है, उसको तो मैंडेटरी है। थर्ड है, द डेटा फॉर NPR वाज
फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010, याद रखना एनपीआर का पहला डेटा 2010 में कैलकुलेट किया गया था अलोंग विद हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011 के हाउस लिस्टिंग फेज के साथ। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है बी। ठीक है, याद रखना एनआरसी से ये डिफरेंट है, एनआरसी में केवल सिटीजन्स को ही काउंट किया जाएगा, नॉन सिटीजन्स को उससे एक्सक्लूड किया जाएगा। एनपीआर में चाहे कोई सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, सबको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना ये सारी कंट्री में लगभग अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, असम में ये नहीं किया जाएगा एनपीआर, क्योंकि अभी अभी वहाँ पे एनआरसी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, असम में ये नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना असम में ये नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी अभी वहाँ पे एनआरसी खत्म हुआ है। वैसे इसको करता कौन है, इसको करेगा कौन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। कौन करेंगे इसको, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा, होम मिनिस्ट्री के अंडर। किसके अंडर होगा ये, होम मिनिस्ट्री के अंडर ये किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन से एक्ट के अंडर इसको किया जाएगा, याद रखना सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर इसको किया जाएगा। किस एक्ट के अंडर, सिटीजनशिप एक्ट 1955, या फिर आप बोल सकते हो सिटीजनशिप रूल 2003। कौन सा, सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंडर इसको किया जाएगा। किसको, इस सर्वे को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता चल गया, एनआरसी में सिटीजन्स को ही केवल इंक्लूड किया जाता है, नॉन सिटीजन्स को एक्सक्लूड किया जाएगा। इसमें एनपीआर में आपको पता चल गया, एनपीआर में कौन किसको यूज़ किया जाएगा, यूजुअल जो रेजिडेंट है। और यूजुअल रेजिडेंट कितने महीने तक रहना चाहिए, 6 महीने या उससे ज़्यादा तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज़ नो लिमिट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट की मतलब पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, उनके पास कोई लिमिट नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है। वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो केशवानंद भारती केस में बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट नहीं कर सकती है उसमें अमेंडमेंट करने में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। क्या प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोर्ट एग्जामिन करेंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है कि केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बताना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे पहले है कि इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक। इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का। देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे पहले तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है, उर्जित पटेल, उनको इनका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ठीक है, उर्जित पटेल जी को, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी। ठीक है, कब ये बनी थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2015 में ये बनी है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं आपको पता होना चाहिए, इसके हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग में। कहाँ पे हैं इनके हेडक्वार्टर्स, बीजिंग में है। तो और इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है, याद रखना उसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है चाइना। कौन है, चाइना उसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है। याद रखना सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, इंडिया ही है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा इसका शेयर होल्डर है चाइना, उसके बाद कौन है, इंडिया ही है। ठीक है, और बोथ यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर। बिल्कुल सही बात है ये भी कि ये यूएसए और जापान इसके मेंबर नहीं है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यूएसए और जापान इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मेनली किसके लिए बनाया गया था, ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स है एशिया में या फिर उसके बियॉन्ड भी, उनको इम्प्रूव किया जा सके। मेनली किस लिए था, सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को, सोशियो इकोनॉमिक जो आउटकम्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये मेनली बनाया गया था। ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में आपको पता चल गया। 2015 में लॉन्च किया गया था, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, अभी क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, और अप्रोक्स 79% मतलब अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मेंबर्स की बात करें तो अगर उनको कैलकुलेट किया जाए तो 79% ग्लोबल पॉपुलेशन का इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बनाती है। कितना, 79% पॉपुलेशन। और अगर जीडीपी की बात करें 65% जीडीपी इन कंट्रीज़ की है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आंसर क्या हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ड्रॉबैक्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स हमें बताने हैं।
सबसे पहले है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। हमें ड्रॉबैक्स बताने, बिल्कुल लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो इंस्टेबिलिटी के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। बोल रहे हैं डेमोक्रेसी जो है उससे करप्शन भी हो सकता है क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पे बेस है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड है डेमोक्रेसी इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। देखो डेमोक्रेसी का यही नुकसान है कि वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज, मतलब ये फ़ायदा है उसका कि डिक्रीज कर देती है रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को। जो भी डिसीजन होंगे डेमोक्रेसी में वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका ड्रॉबैक नहीं है, ये उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट थर्ड तो हमारी रॉन्ग होगी, तो थर्ड रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया ए, ठीक है। तो 10th का आंसर हमारा क्या आ गया ए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो कम चांसेस कम कर देती है रैश और इररिस्पॉन्सिबल जो डिसीजन मेकिंग है उसके। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। क्या आपको लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता? अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। वही केशवानंद भारती वाला केस, उसको नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, उनको अमेंड किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, 15, 17, 23 और 24। और सारे आर्टिकल स्टेट के अगेंस्ट तो हैं ही, लेकिन प्राइवेट के अगेंस्ट ये 4 आर्टिकल, मतलब 4 आर्टिकल और भी हैं, ठीक है। 4 राइट्स हमें और भी मिले हुए हैं, प्राइवेट के अगेंस्ट भी हैं ये, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल, ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट के अगेंस्ट है। तो यस, ये बोल सकते हैं कि ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट हमें अवेलेबल है। थर्ड है दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन टायरनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। बिल्कुल, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही की टायरनी को ऑपरेट करते हैं, चेक रखते हैं उस पर। तो बिल्कुल, मतलब ना तो एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेचर हमारे राइट्स को वोलेट नहीं कर सकते। जैसे फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसको, मतलब ना एग्जीक्यूटिव वोलेट कर सकते हैं ना लेजिस्लेचर हमारा वोलेट कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और आपको ये पता चल गया कि ये क्यों हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमें बतानी है। किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। दे कैन बी यूज्ड बाय कोर्ट्स टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए लॉ। बिल्कुल, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कोई भी लॉ की है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। सेकेंड है दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। इनको इन्फोर्स किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशन बना के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, किया भी जा सकता है। देखो आपने चलो पहला तो नहीं देखे होंगे लेक्चर्स, अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है ना इस वीडियो का, मैं आपको एक सही आपको बता रही हूँ, आप एक काम करो, सबसे पहले मैं कोई भी जो क्वेश्चन कराती हूँ उसको वीडियो पोस्ट करो, पहले अपना आंसर लगा लो और उसके बाद उसका आंसर देखो, ठीक है। तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और आपको इससे भी ज़्यादा मतलब ये करना है कि अभी सारी चीज़ें रटी जाएँ, तो पिछले साल के जो भी लेक्चर्स हैं उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आप जितना भी करोगे ना, मतलब जैसे कि आज फर्स्ट लेक्चर है तो पिछले साल का भी फर्स्ट लेक्चर देख लेना, आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना है। दे कैन बी यूज्ड बाय कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए लॉ। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब मेरे को क्या बताना था, मैं क्या बता रही थी, हाँ देखो बहुत सारे लेजिस्लेशन जो हैं उन लाए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल बता देती हूँ कौन कौन से, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट 1971 ला गया, ताकि जो भी नेशनल चीज़ें जैसे कि हमारा फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम होगा, ताकि उसकी कोई इंसल्ट ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए ये लॉ लाया गया है और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है कि हमें उनको वो करना है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी आप मतलब कास्ट से रिलेटेड या फिर रिलीजन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करते हो तो वो इसके अंडर आता है। उसके बाद अगर आप बात करो यूएपीए, ठीक है, यूएपीए अगर कोई स्टेट के अगेंस्ट आप अनलॉफुल एसोसिएशन बनाते हो या फिर कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी काफ़ी सारे प्रोविजंस है, आईपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस है,
हमें वेलफेयर को मतलब सॉरी वाइल्ड लाइफ को जो वो करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया है। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हमें जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना है तो उसके लिए फॉरेस्ट एक्ट भी बनाया हुआ है। तो बहुत सारे लेजिस्लेशन ऐसे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करवाने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो बहुत सारे लेजिस्लेशन बने हुए हैं। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 1976 में, कब 1976 में इनको मतलब बाद में इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। किसकी रिकमेंडेशन पे? सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। सवर्ण सिंह कमेटी की मतलब रिकमेंडेशन पे। और एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एक मोर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी कि पेरेंट्स को अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 ईयर्स के, उनको एजुकेशन देनी ही देनी है, ठीक है। और मेनली किससे इंस्पायर है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से, मतलब वो क्या है, इंस्पायर्ड है, ठीक है। और याद रखना ये बहुत सारे लेजिस्लेशन जो बनाए गए हैं, ये किसने मतलब इतनी स्टडी की थी कि इतने सारे लॉ बने हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स में लाने के लिए? तो वो थी एक वर्मा कमेटी। कौन सी थी? वर्मा कमेटी। याद रखना है, ये दो कमेटी आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नाम है। एक सवर्ण सिंह कमेटी, एक वर्मा कमेटी, ठीक है, जिसने बताया लेजिस्लेशन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म के फीचर्स बताने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अडॉप्ट किए गए हैं। रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। सबसे पहले क्या है कि जो रिलीजन है वो पर्सनल मैटर है और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। देखो इंडियन सेकुलरिज्म समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल रिलीजन पर्सनल अफेयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो रिलीजन है वो केवल और केवल पर्सनल अफेयर नहीं है। यहाँ पे मतलब स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली उसमें मतलब इंटरफेयर कर सकती है। सेकेंड है, नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट। बिल्कुल सारे सिटीजन्स को अलाउड है, अगर कोई भी मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। थर्ड है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशनल विदाउट एनी लिमिटेशन। देखो सबके पास राइट है, वैसे हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट है कि वो अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग, मैंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बताया था। लेकिन उनके पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन तीनों को वोलेट नहीं कर सकते, तब आप ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट भी रॉन्ग होगी, तो केवल सेकंड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी, ठीक है। याद रखना फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 और एक है हमारा आर्टिकल 29। वैसे आर्टिकल 29 क्या है कि आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एंट्री डिनाई नहीं की जा सकती इनके बेस पे। तो ये कौन सा है? ये आर्टिकल 29 है, ठीक है। ये कौन सा? ये आर्टिकल 29 है कि आपको कहीं भी एंट्री मना नहीं की जा सकती। उसके अलावा बस यही है, आपको ये है, ठीक है। आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन आपके पास लिमिटेशन होगी, आप रिलीजियस वो कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आंसर क्या हो गया? हमारा सी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? हमारा सी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोलता है? Which of the following Supreme Court cases is related to dispute or conflicts between fundamental rights और DPSP? फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में कौन कौन से जो है वो केसेस हुए हैं, ठीक है, मतलब जो उनके बारे में बात करते हैं। देखो मैं आपने पहले वाले तो लेक्चर्स देखे ही नहीं है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में कई सारे वो हुए हैं। देखो सबसे पहले एक तो हुआ था चंपाकम डोराराजन केस, ठीक है। चंपाकम डोराराजन केस हुआ था एक सबसे पहला केस जो 1951 में हुआ था, जिसमें बोला था अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में तो कौन प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ये किस में हुआ था? चंपाकम डोराराजन केस में हुआ था। उसके बाद मतलब हाँ, उसके बाद आया हमारा गोलकनाथ केस। कौन सा? उसके बाद आया हमारा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या हुआ? उसने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स ले सकती है जो सैक्रोसेंट नेचर में है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अमेंड भी नहीं किया जा सकता DPSP की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये चीज़ उन्होंने बोली थी, किसने? गोलकनाथ केस ने ये बोली थी कि पार्लियामेंट
हाँ सॉरी इन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वोलेट नहीं कर सकती है डीपीएसपीज के लिए। तो मतलब इन्होंने भी बोला कि फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा प्राइमेसी देनी है, ठीक है। गोलकनाथ केस में भी सेम ही बोला। उसके बाद आया हमारा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि उसमें क्या बोला गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें से जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वोलेट नहीं होना चाहिए। आप बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट नहीं करोगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को वो कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। और इसमें एक और बात निकल के आई कि कुछ डीपीएसपीज के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को भी वोलेट कर सकते हो, जैसे कि डीपीएसपी एक है आर्टिकल 39 बी और सी, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 39 बी और सी अगर होंगे तो उनको वो करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 को वोलेट किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 14 और 19 को वोलेट किया जा सकता है अगर डीपीएसपी आर्टिकल 39 और 20 और सी आ गया। ये भी केशवानंद भारती केस में ही आया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिनर्वा मिल केस। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, मिनर्वा मिल केस। उसमें क्या बोला गया था कि उसमें भी सेम बात बोली गई थी, अगर डीपीएसपी आते हैं, कुछ आते हैं, तो आर्टिकल 14 और 19 को पीछे रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें डीपीएसपी को वैसे नॉर्मल क्या बोला गया कि डीपीएसपी को ज़्यादा करना फंडामेंटल राइट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। याद रखना, इन्होंने भी बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को प्राइमेसी दी जाए, लेकिन हाँ अगर कुछ डीपीएसपीज को प्रमोट करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को वोलेट किया भी जा सकता है, मतलब उनको कम वो दिया जा सकता है वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 को। तो कौन कौन से केस हुए, चंपांक वाला केस इसमें दे नहीं रखा है, फिर गोलकनाथ केस एक सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा केशवानंद भारती केस आया तो वो भी नहीं हमें दे रखा, फिर आया मिनर्वा मिल केस, ये हमारा 4th हो गया। तो केवल 2nd एंड 4th ही हमारे हैं जो हमारे किसके लिए हुए हैं, हाँ, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के लिए ये जो हमारे राइट्स हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये मेनका गांधी केस मेनली किस लिए हुआ था, ठीक है। मेनका गांधी केस मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ना, उसको रिप्लेस करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनली इसको प्रोसेस में लाया गया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे आया था, ठीक है, आर्टिकल 21 में जो हम करते हैं। उसके बाद ये आई.आर. कोयलो केस किससे रिलेटेड है, आई.आर. कोयलो केस जो है ये मेनली 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। ये मेनली किससे, 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। इसमें बोला गया था कि 9th शेड्यूल में जो भी आर्टिकल्स हैं वो उससे जुडिशियल रिव्यू से अलग नहीं है, उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जो भी 9th शेड्यूल में आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आई.आर. कोयलो केस को तो 9th शेड्यूल केस भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सारे केसेस हो गए हैं कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 15 पे। क्या बोलता है, आर्टिकल 12 के बारे में बताना है। आर्टिकल 12 में स्टेट की क्या डेफिनेशन है, आर्टिकल 12 में स्टेट की क्या डेफिनेशन है। देखो याद रखना, आर्टिकल 12 में स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी आती है सब कुछ स्टेट में आ जाता है, ठीक है। याद रखना ये वाइडर सेंस में स्टेट यूज़ किया गया है आर्टिकल 12 में। तो डीएमआरसी, यूआईडीएआई, नीति आयोग, आरबीआई, ये सारी ही चीज़ें उसमें यूज आती हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी, ठीक है। स्टेट में उसके अंडर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोलता है, वेडल सी जो है वो हमारा कहाँ पे है। देखो अगर आपने आज मैं वो जो कुछ पिक्चर्स आपको नहीं दिखा सकती, ठीक है, क्योंकि इस फाइल में कुछ लिमिटेशंस है। तो देखो वेडल सी जो मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में एक रोस सी बताया था आपको, ठीक है, रोस सी एक आपको बताया था वेडल सी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में, ठीक है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार अच्छे से अंटार्कटिका का मैप, वेडल सी कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोलता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 1964 में ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर 2003 में इसको क्या किया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दे दिया गया 2003 में। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। किसने इसको रिकमेंड किया था, संथानाम कमेटी का नाम आपने सुना होगा, संथानाम कमेटी का नाम सुना होगा, उसने इसको रिकमेंड किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए मेनली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे करप्शन ना हो,
करप्शन के रिडक्शन के लिए मेनली ये कमीशन बनाया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसमें होता कौन कौन है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है प्लस 2 और मेंबर्स होते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये इसमें लिखे रखा है। इसके चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे, 3 मेंबर की कमेटी बैठती है उनके रिकमेंडेशन पे। एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, ठीक है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। इन 3 मेंबर की कमेटी जो है रिकमेंड करती है, तब प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करते हैं, और वो भी कैसे, अंडर देयर वारंट, अंडर हैंड एंड सील, हैंड एंड सील के वारंट के अंडर उनको वो करते हैं। इनकी टर्म्स कितनी होती है, 4 ईयर्स और 65 ईयर्स, कुछ भी पहले हो जाए, ठीक है, याद रखना 4 ईयर 65 ईयर इनकी टर्म होती है। क्या ये फर्दर कहीं पे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, नो, याद रखना नो, ये एलिजिबल नहीं है किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हैंड एंड सील के अंडर है, प्रेसिडेंट इनको कभी भी ऐसा हटा सकते हैं, तो यस प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारे किसके बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। ये किसके बारे में हो गया, हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में। देखो आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है, इट इज़ इन्वोक टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंज एनी फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेशन जो है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली इन्फ्रिंज करता है, तो आप आर्टिकल 32 को यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, देखो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जा सकते हो, एक्सक्लूसिव मतलब केवल वहीं जा सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और ये पावर किस आर्टिकल के अंडर, 226 के अंडर है, याद रखना। आप जब फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है, कंकरेंट पावर है, ठीक है। ये जो पावर है उनके पास क्या है, कंकरेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल याद रखना, आर्टिकल जो 32 है वो बेसिक फीचर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको आप वोलेट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 32 के अंदर आप क्या करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से रिट्स इशू करवा सकते हो, ठीक है, रिट्स इशू करवा सकते हो। आपने सुना होगा कि 5 टाइप की रिट्स होती हैं, हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्यूररी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ठीक है। जब रिट्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें मैं फिर से करवा दूंगी, ठीक है। और याद रखना ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 18 हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इन 2 ऑप्शंस में तो नहीं है, इसका आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट करने का रीज़न क्या है, क्यों ही यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो याद रखना, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, सारी ही चीज़ें हैं। इन सबको ध्यान में रख के ही किसी यूटी को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की, तो पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, ये सारे इसी के कारण क्रिएट किए गए हैं। फिर आगे हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये उसके कारण क्रिएट किए गए हैं। ट्राइबल के इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे क्या थे, पहले यूटीज़ थे, बाद में उनको स्टेट में कन्वर्ट किया। तो ट्राइबल के इंटरेस्ट के लिए भी यूटीज़ बनाई जा सकती हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि दिल्ली एंड चंडीगढ़, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उनको यूटी बनाया गया है। तो ये सारी मतलब चीज़ें हैं जिसके कारण जो है किसी भी यूटी को यूटी बनाया जा सकता है, ये रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 19 कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हमें बताना है कि आर्टिकल 19 के अंदर कौन कौन सा गारंटी किया गया है, ठीक है, कौन कौन सा गारंटीड है कि मतलब आर्टिकल 19 के अंदर। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ साइलेंस, बिल्कुल। फ्रीडम टू स्ट्राइक, याद रखना फ्रीडम टू स्ट्राइक जो है आर्टिकल 19 के अंडर नहीं है,
ठीक है। फ्रीडम टू स्ट्राइक नहीं है, राइट टू डिमोन्स्ट्रेशन है, पिकेटिंग है, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन है, राइट टू डिमोन्स्ट्रेशन है और पिकेटिंग है, क्या है, पिकेटिंग, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। उसके बाद राइट टू टेलीकास्ट भी है और राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ भी है, लेकिन हमारा राइट टू स्ट्राइक नहीं है, सेकंड हमारा नहीं है, तो मतलब और सारे हैं, ठीक है, और सारे हैं। तो आंसर ध्यान रखना कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 20 के अंडर, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोलता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में बताना है। किसके बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है नेशनल, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। सबसे पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंडर, देखो याद रखना, ये एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यस ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये चाइल्ड लेबर एक्ट के अंडर नहीं है। किस एक्ट के अंडर है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंडर है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट्स के अंदर है ये एक्ट रॉन्ग दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज एजेंसी टू मॉनिटर प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बिल्कुल आरटीई का भी जो मेन मॉनिटरिंग का जो काम है वो इन्हीं को डेजिग्नेट किया गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारी बी स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगी फिर ये, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है ये। और कितने एज ग्रुप में है, 0 से 18 एज ग्रुप, किसने 0 से 18 एज ग्रुप के अंडर मेनली इसमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दी जाती है। कौन कौन होते हैं इसमें, नेशनल कमीशन में हैं कौन कौन, सबसे पहले एक तो चेयरमैन होती है और 6 मेंबर्स होते हैं, याद रखना, एक चेयरमैन होती है और 6 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, और इन सब में से एटलीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, इनमें से 6 मेंबर्स में से एटलीस्ट 2 क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ध्यान रखना 2 वुमेन होनी चाहिए। सारे मतलब कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सबको। कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो भी कितने साल तक, 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक। मैक्सिमम एज क्या है यहाँ पे सर्व करने की, 65 ईयर्स, कितनी है, 65 ईयर्स, कितनी है मेनली मैक्सिमम एज है इसमें 65 ईयर्स, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी है, 65 ईयर्स चेयरपर्सन के लिए, चेयरपर्सन के लिए 65 ईयर्स, और अगर मेंबर्स की बात करें तो उनके लिए कितने, 62 ईयर्स, मेंबर्स के लिए 62, चेयरपर्सन के लिए 65। सैलरी अलाउंस कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और सारी जो जो काम करते हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, 6 में से 2 वुमेन होनी चाहिए, और उसके बाद एज लिमिट बता दी, क्या है कौन सी मिनिस्टर के अंडर वो बता दिया, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या बोलता है, परख जो पोर्टल है, परख पोर्टल प्रोग्राम के बारे में बताना। परख पोर्टल प्रोग्राम सबसे पहले ये जो है स्टूडेंट और टीचर्स स्कूल्स में जो भी है उनके लिए असेसमेंट कंडक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया, बिल्कुल, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ध्यान रखना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है जो सर्वे करती है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, पूरे मतलब देश में क्या क्या टेक्निकल एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। मेन चीज़ कौन ये सर्वे करवा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, लिबरलिज्म, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के बारे में बताना है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले इंडियन लिबरलिज्म गिव प्राइमेसी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और राइट ऑफ कम्युनिटी। याद रखना, इंडिविजुअल लिबरलिज्म सम डिफरेंट टाइप ऑफ लिबरलिज्म है, मतलब वेस्टर्न से डिफरेंट है लिबरलिज्म। वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या है, इंडिविजुअल को ज़्यादा प्राइमेसी दी जाती है, लेकिन इंडिया के जो लिबरलिज्म है उसमें क्या किया जाता है, थोड़ी सी कम्युनिटी को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल को इतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता। सेकेंड है रिजर्वेशन फॉर SC/ST कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्पल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, बिल्कुल ये क्या है, रिजर्वेशन SC/ST कम्युनिटी को जो दिया गया है ये इंडियन लिबरलिज्म का एग्जांपल है, जिसमें पॉजिटिवली उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ताकि उनकी जो सिचुएशन है उनको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हमारा इसका आंसर क्या हो जाता है, सॉरी इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्यों, क्योंकि हमारी रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या बोलता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताना है। किसके बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताना है।
कि कौन कौन से इश्यूज़ को वो देख सकते हैं। देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग के इशू को देख सकते हैं, नोटिफाइड एंड डी नोटिफाइड ट्राइब के इशू को वो भी देख सकते हैं, ठीक है। राइट टू हेल्थ से रिलेटेड इशू है उनको भी वो क्या कर सकते हैं, देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे ही केसेस को जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो देख सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। सारे ही केसेस को वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ये मेनली बना था, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। मेनली कौन अपॉइंट इन्हें करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं ह्यूमन राइट्स वालों को, ठीक है। मैक्सिमम एज कितनी होती है, 5 और 70 ईयर्स, 5 और 70 ईयर्स मेनली इनकी क्या होती है, 5 ईयर 70 ईयर जो भी अर्ली हो जाए। तो क्या फर्दर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, नो, फर्दर एम्प्लॉयमेंट किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये नहीं कर सकते हैं। इनकी एक मेजर डिसेबिलिटी है कि 1 साल के, मतलब अगर मान लो 1 साल हो गया वॉयलेशन, मतलब कोई भी ह्यूमन राइट वॉयलेट हुआ है उसको 1 साल हो गया, उसके बाद ये उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना 1 साल की इनकी मैक्सिमम लिमिट होती है। 1 साल के अंदर कोई राइट वॉयलेट हुआ है तो उसी को ये वो कर सकते हैं, 1 साल के बाद उसको नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या बोलता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बताना है कि ये किसने पब्लिश किया। तो याद रखना ये आपको पता होनी चाहिए, बस नॉर्मल से आपको पता होना चाहिए, ये ILO ने पब्लिश किया। किसने किया, ILO ने पब्लिश किया। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बताता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। सबसे पहले कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर 324। देखो ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 324 के अंडर उसके टेन्योर के बारे में और कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 324 में बताया गया कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वो करवाता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन आर्टिकल 324 में उनके टेन्योर वगैरह के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइजेज विटो पावर ओवर मैटर। देखो एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये बोल रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या होती है, विटो पावर होती है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें किसी के पास विटो पावर नहीं होती। यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं, किससे, मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड होता है, ये उनकी प्लेजर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इनको कैसे हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाते हैं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसीजर होता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे उनको हटाया जाता है, और जैसा भी प्रोसेस होता है उनका, तो वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग इनको हटाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या बोलता है, सबसे पहले विच ऑफ द अबो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैव इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ। देखो कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे फर्क पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे फर्क पड़ेगा, ध्यान रखो। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल, सेकंड है नेशनल इमरजेंसी, थर्ड है मार्शल रूल। देखो जब भी प्रेसिडेंट रूल रखता है तो फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी वॉयलेशन नहीं होता है, ठीक है। याद रखना फंडामेंटल राइट्स, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कोई भी अफेक्ट नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई कि इन पे इफेक्ट होता है, इसका मतलब नेशनल इमरजेंसी में तो होता ही होता है, बिल्कुल। नेशनल इमरजेंसी में तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, जब तक इमरजेंसी मतलब ख़त्म नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मार्शल लॉ, याद रखना जब भी मार्शल लॉ लगाया जाता है आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये चीज़ हमने ली है किससे, इंग्लिश कॉमन लॉ से, ब्रिटिश से हमने ये चीज़ ली है, मार्शल लॉ वाली, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग है, प्रेसिडेंट रूल में बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल लॉ 34 के अकॉर्डिंग लगता है। नेशनल इमरजेंसी समथिंग डिफरेंट है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगती है। अभी हमने देखा पहले देखा था फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगती है, और एक होता है हमारा प्रेसिडेंट रूल, वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। यहाँ पे वॉलेट नहीं होते हैं राइट्स, ये होते हैं। इसके बाद कहाँ पे बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होंगे जब भी नेशनल इमरजेंसी,
नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो याद रखना, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तब भी फंडामेंटल राइट्स हमारे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और ये कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल 359 में ऐसा बताया गया है। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें ही हमें ध्यान रखनी है। वैसे मार्शल लॉ कहीं भी मतलब वैसे मेंशन नहीं किया गया, याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिट मेंशन है कि हमारे मार्शल लॉ लगेगा। कभी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आएगी तो वहाँ पे मार्शल लॉ लग सकता है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन और सारे प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, इन सब का प्रोविज़न है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमें बताना है कि हमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा जो डीपीएसपी है वो ऐड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर डीपीएसपी की बात करें। ठीक है, कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से जो हमारे वो थे वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल ये 42nd में ऐड किया गया है। और इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ये भी तभी ऐड किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज, ये किसमें, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A जिसमें वर्कर्स के लिए, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है। और एक है हमारा आर्टिकल 48 है जिसमें हमें फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वो वाला आर्टिकल। और ये कौन से आर्टिकल हैं वैसे, ये चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए आर्टिकल 39 है, और हमारा ये इक्वल जस्टिस के लिए आर्टिकल 39A है। तो ये जो हमारे 4 आर्टिकल है ना, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हमारे डाले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 आर्टिकल है ये हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर डाले गए। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, इसका आंसर तो क्या हो गया, ए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए वैसे तो। फिर है कि हमें इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, देखो ये इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 38B। कौन सा है, आर्टिकल 38 सेकेंड जो हमारा आर्टिकल है वो है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको डाला गया था। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। उसके बाद बात करें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए था, वो है आर्टिकल 43 भी जो हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। उसके बाद एक हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें मैंने बताया था कि एजुकेशन को मतलब ऐड किया गया था कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल जो चाइल्डहुड है 6 साल तक की, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कंप्लीट करवाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे डीपीएसपीज हैं और ये कब कब बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या बोलता है, कौन से जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं, कौन नहीं करते हैं। ठीक है, मेन पूछा कौन करते हैं, नहीं जो कौन नहीं करते हैं। सबसे पहले देखो अटॉर्नी जनरल बिल्कुल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही ऑफिस होल्ड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट तो करते ही हैं, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अच्छा कौन से होल्ड नहीं करते हैं, देखो कौन से होल्ड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं पूछा है, अटॉर्नी जनरल तो करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, और तो फर्स्ट है नहीं, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट नहीं है, तो वो आ गया हमारा सेकंड। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। मतलब ना सीएजी उनके अकॉर्डिंग होल्ड करते हैं क्योंकि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, ना यूपीएससी के मेंबर, ना चीफ इलेक्शन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल ही ऐसे हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं, हैंड एंड सील के अंदर जिनका अपॉइंटमेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करनी है। देखो बिल्कुल अवार्ड्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, अलग अलग लिमिट वो हैं। उसके बाद ए पद्मा अवार्डी कैन बी गिवन ए हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ अर्ली अवार्ड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद एक कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं इनको, मतलब बिल्कुल पद्मा अवार्ड कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी की एक कमेटी बनाई जाती है। थर्ड, देयर इज प्रोविजंस फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ रेसिपिएंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड,
यहाँ पे प्रोविज़न है कि रिटन कंसेंट लिया जाएगा रेसिपिएंट से, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। पद्मा अवार्ड देने से पहले कोई रिटन वगैरह कुछ नहीं लिया जाता, कंसेंट की कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। अवार्ड्स वगैरह के बारे में आपको ज़्यादा मतलब याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, उसके लिए इतनी ज़्यादा अवार्ड्स को याद करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। बोल रखा है कि कौन सी कंट्री से हमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, देखो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स हमें अमेरिका से लिए हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया हमारा रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा रॉन्ग। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल हमने ब्रिटेन से लिया है, और DPSPs जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने आयरलैंड से ही लिए हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग है। तो 31 आंसर हो गया क्या, बी, ए सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में बताना स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। किसके बारे में बताना, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। सबसे पहले है इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल, स्टेट इलेक्शन कमीशन मेनली पंचायत के इलेक्शन के लिए ही वो किया गया है, ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इनको पावर दी गई है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड क्या बोल रखा है, दी फंक्शंस ऑफ डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ पंचायत सीट्स इज वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ये भी उसी के अंडर वेस्टेड है। थर्ड है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू दी गवर्नर। याद रखना थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि कोई क्लियर कट प्रोविज़न नहीं है कि किसको ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था कि आप एनुअल रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन या गवर्नर को सबमिट कर सकते हो, लेकिन कोई भी क्लियर कट प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। याद रखना कोई क्लियर कट प्रोविज़न नहीं है कि किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना। ये और किस के अकॉर्डिंग है ये, आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग इनको इलेक्शन करवाने हैं। वहाँ पे इनको अपॉइंट कौन करता है, मेनली गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। और रिमूव कौन कर सकता है, इनको याद रखना। रिमूव कैसे होते हैं ये, जैसे हाई कोर्ट के जज रिमूव होते हैं वैसे इनको रिमूव करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना अपॉइंट इनको कौन करता है, गवर्नर, लेकिन उनके हैंड एंड सील के अंडर ये अपॉइंट नहीं होते। इनका मतलब जो रिमूव नहीं होते हैं, इनको रिमूवल जो है वो हाई कोर्ट जज की तरह होगा जैसे वो होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 कमीशन किसके अंडर आता है, देखो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी किसके अंडर आएगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आएगा, ठीक है। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आएगा, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ही है। STs मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही है। तो बिल्कुल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। और याद रखना इस टेस्ट में आपको कम से कम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर है 50 में से आपके 30 से ज़्यादा अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आपके 30 से कम ठीक है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करनी है। हाँ चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, बिल्कुल क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये। दी मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स टिल 65 ईयर्स। तो मेंबर जो है वो 5 ईयर्स और 65 ईयर्स के लिए वो होल्ड करते हैं। तो याद रखना ये प्रेसिडेंट इनको मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इनको अपॉइंट कर सकते हैं, जब चाहे नहीं कर सकते हैं। तो कोई इनका फिक्स टर्म नहीं होता है। होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड एज स्पेसिफाई प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे तब ये उतनी इनकी टर्म होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मेंबर जो है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कौन कौन होते हैं इसके अंदर, एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। रिपोर्ट किसको देते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट किसको देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट देते हैं। उसके अलावा चेयरपर्सन क्या होने, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, याद रखना क्वालिफिकेशंस में होना चाहिए कि जो चेयरपर्सन है वो क्या होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस्ड पर्सन को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। और 4 मेंबर्स की बात करें उसमें क्या क्या होने चाहिए, 4 मेंबर्स में एक मेंबर जो है, अगर बाल करें, एक जो है हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर
क्वालिफाई हों हाई कोर्ट जज बनने के। दूसरी चीज़, उनको फाइनेंस में और अकाउंट्स में उनकी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंट्स में। तीसरी चीज़, वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। ये 4 कंडीशन है जो मेंबर्स के लिए है, लेकिन चेयरपर्सन के लिए केवल एक ही चीज़ है, वो पर्सन एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनेंस कमीशन। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनकी अपॉइंटमेंट होती है? आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग इनकी अपॉइंटमेंट होती है। और जो रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देता है? 281 के अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशंस है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ही लेती है, नहीं करती है तो शायद उनको वो देना पड़ता है, कोई एक रिप्लाई देना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 35 पे। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बताना है। ठीक है, उनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल गया तो उसके बारे में बताना है कि एवरी शेड्यूल बैंक इज एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। बिल्कुल, अगर कोई भी शेड्यूल बैंक बनता है ना तो बिल्कुल वो क्लियरिंग हाउस का डायरेक्ट मेंबर बन जाता है। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो वो क्लियरिंग हाउस का मेंबरशिप उसको मिल जाती है, दूसरी चीज़ होती है कि वो आरबीआई से बैंक रेट पे लोन ले सकता है। ठीक है, दो चीज़ उसको फ़ायदे होते हैं। एक, आरबीआई से क्या कर सकता है? बैंक रेट पे वो क्या ले सकता है? लोन ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है। सेकेंड है, पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड डेबिट एंड एटीएम कार्ड्स। जो पेमेंट बैंक है वो डेबिट और एटीएम कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोवाइड सकते हैं, लेकिन वो एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते। थर्ड है, पेमेंट बैंक्स डिपॉजिट लिमिट इज़ 1 लाख पर पर्सन। याद रखना, पेमेंट बैंक की जो डिपॉजिट लिमिट है वो बढ़ा देगी है, पहले 1 लाख थी, अब कितनी हो गई है? 2 लाख हो गई है, और ये बाद में भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इसको देख लेना जब भी पेपर देने जाओ तो आपको देख के जाना है कि पेमेंट बैंक की अभी कितनी है। ठीक है, तो ये अभी 2 लाख है, तो ये स्टेटमेंट हमारी थर्ड रॉन्ग हो गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो है वो रॉन्ग है। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजंस फॉर इट। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के जो इंडिया यूज़ करता है उसके क्या रीजंस नहीं है, क्या रीजंस नहीं है, हमें नहीं वाला रीज़न बताना है। सबसे पहले, द जुडिशरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस हैव शोन फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ऐसा किया गया है। सेकेंड है, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सूट्स आवर कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो उसके कंसाइंस को मेंटेन रखेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर वेरी फॉर साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर सॉल्यूशन फॉर मैनी सिचुएशन। बिल्कुल। डी है, सिचुएशन ऑफ इंडिया इज सेक्रेट डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसको समय समय पे अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये रीज़न नहीं है, तो आंसर मतलब ये वाला रीज़न नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या बोलता है? विच हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर इन सेंटर और स्टेट आफ्टर दे सीज टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। कौन फर्दर ऑफिस में दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते हैं? ठीक है, कौन दोबारा ऑफिस अपॉइंट नहीं हो सकते हैं? सबसे पहले CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बिल्कुल ये दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में, ध्यान रखना। CAG अपॉइंट नहीं हो सकती, तो ये है। अटॉर्नी जनरल, देखो अटॉर्नी जनरल का कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मली अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे रहते हुए भी प्राइवेट में अपनी वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनको कोई मतलब मनाही नहीं है प्राइवेट में करने को, तो अटॉर्नी जनरल तो नहीं है। UPSC के मेंबर्स, देखो मेंबर्स ऑफ UPSC, मेंबर्स ऑफ UPSC फर्दर एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो UPSC के चेयरमैन बन सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, वो UPSC के चेयरपर्सन बन सकते हैं, कोई अदर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर चेयरपर्सन आता तो वो चेयरपर्सन कुछ नहीं कर सकते थे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। वो भी कुछ ना कुछ तो बन सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर इन सेंटर और स्टेट आफ्टर दे सीज टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए, मतलब 1 ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। तो अब आ जाते हैं किस पे? हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 हमें क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है कौन कौन से काम करती है?
सबसे पहले टू सजेस्ट मेजर्स टू टेकन ओवर कन्फ्लिक्टिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटी लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल ये करती है। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स ऑफ एसटी, बिल्कुल ये भी करती है। उसके बाद है कि हमारा पैसा को इम्प्लीमेंटेशन करते, बिल्कुल ये भी करते। तो सारे ही काम हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वो करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना नेशनल कमीशन फॉर एसटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आर्टिकल 338A के अकॉर्डिंग इसको अपॉइंटमेंट की, मतलब आर्टिकल में है ये, ठीक है। कब बनी थी? 2004 में नेशनल कमीशन फॉर एससी से अलग हो गई थी। उस टाइम पे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर्स और भी होते हैं। मेनली इनको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं? हैंड एंड सील के अंडर, याद रखना इनके जो मेंबर्स हैं वो हैंड एंड सील के अंडर अपॉइंट होते हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस जो भी है या सैलरी वगैरह कौन डिटरमिन करता है? प्रेसिडेंट अपने अंदर उनको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38, हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? इसके आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। सारे काम जो है वो नेशनल कमीशन फॉर एसटी कर सकता है, ठीक। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें बताना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या आता है। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। मैंने बताया था आर्टिकल जो 23 है वो किसके लिए है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है मेनली, और फोर्स लेबर के लिए, और ये मेनली 24 चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये किसके अंडर आता है? राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है ये। 19 से लेकर 22 तक जो हमारे आर्टिकल है वो किसके अंडर आते हैं? राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, बिल्कुल ये 24 के अंडर आता है, और ट्रैफिकिंग 23 के अंडर आती है। तो 2 और 3 हमारे किसके अंडर आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर हो गया सी। इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमें बताना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। किसके बारे में? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में हमें बताना है। 1947 के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ था? सबसे पहले इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इट्स बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब इस एक्ट ने मतलब एक टाइप की सॉवरेनिटी प्रोवाइड कर दी थी। ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना यहाँ पे वॉइसरॉय का जो ऑफिस है वो एबोलिश हो गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल तो दोनों डोमिनियंस में बनाए गए थे, लेकिन वॉइसरॉय का ऑफिस जो है वो हट गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। थर्ड है दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ऐसा नहीं है। इंडिया को इंडिपेंडेंट भी किया और जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी है इंडियन प्रिंसली स्टेट से वो भी हट गई, और उनको ये ऑप्शन दे दिया गया कि आप इंडिया और पाकिस्तान किसी भी एक उसमें मिल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है कि उनसे वो नहीं हटी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंडर क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आंसर क्या हो गया? 40 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 41 पे। अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है तो किसके पास पावर है कि वो फॉरेन टेरिटरी जो है उस फॉरेन टेरिटरी के लोग जो वो इंडिया के सिटीजन बन जाए? किसके पास पावर है? याद रखना यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पेसिफाई कर सकती है। जैसे कि ऐसा पहले हुआ भी है, जैसे कि जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर्स 1962 के अकॉर्डिंग रूल्स बना दिए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, ठीक है। तो याद रखना ये अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है तो वहाँ के सिटीजनशिप को सिटीजनशिप मिलनी है नहीं मिलनी है जो भी है उसको कौन स्पेसिफाई करेगी? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 42 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आर्टिकल 17 सॉरी वन सेकेंड। 42 आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग हमें बताना है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड दिस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। बिल्कुल अनटचेबिलिटी को ये एबोलिश करती है, और किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी चल रही है तो उसको हटाने का इसका मेन काम है। अनटचेबिलिटी हैज़ बिन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17। बिल्कुल भी नहीं डिफाइन किया गया। देखना अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया आर्टिकल 17 के अंडर, लेकिन हाँ बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू इसके मीनिंग को एक्सपेंड किया गया है। इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट। मैंने बताया था स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट आर्टिकल 15, 17 और 23 और 24। ये प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट भी, केवल स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी?
रोंग होगी। तो फर्स्ट रोंग है हमारी, और कौन सी रोंग है हमारी, सेकंड भी रोंग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अरे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको प्रिवेंट किया गया। मैं क्या ही लगा रही हूँ, 1 सेकेंड, बोल सही रही हूँ, आंसर गलत लगा रही हूँ। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना, रॉन्ग नहीं बताना, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग जो जो है मैंने आपको सारा चीज़ बता दी। इसमें अनटचेबिलिटी है, ये है, वो है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बोल रही हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको एक ऑफेंस बताया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को ही पहले बोला जाता था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, याद रखना इसको, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बोला जाता था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट को, लेकिन इसके होराइजन को मतलब एक्सपेंड करने के लिए इसका नाम रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। डार्क जीनोम किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में आप मतलब तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके तुक्के कैसे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो डार्क जीनोम क्या होता है, डार्क जीनोम क्या होता है, ऐसे रीजन्स डीएनए के जहाँ जिसके बारे में हमें मिनिमल नॉलेज है और जिसकी बायोलॉजिकल फंक्शंस हमें पता नहीं है। ठीक है, और इसी डार्क जीनोम की स्टडी से हमें, अगर हम इनकी स्टडी करते तो इसी से क्या इफेक्ट होता है, एक प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव, प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव एक स्टार्ट होता है। देखो प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव क्या होता है, ये एक अमर्जिंग अप्रोच है डिजीज ट्रीटमेंट में, जिसमें स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड जो जीनोम है उसकी स्टडी की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें जीनोमिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, पॉपुलेशन हेल्थ, इन सबको कंबाइन करके देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाई जाएंगी। जबकि जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है ना वन साइज फिट ऑल अप्रोच की, मतलब सबको लिए एक ही चीज़ है, जैसे कि पैरासीटामोल सब खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं इसमें किया जाएगा। प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव है, ये सबके अकॉर्डिंग मतलब रिसर्च करने की कोशिश की जाएगी। तो ये है प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव। और डार्क जीनोम ऐसा होता है जिसके बारे में हमें मिनिमल नॉलेज है, उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। हमें क्या बोलता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताना है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। सबसे पहले 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ शुड बी पर्सन फ्रॉम SC ST OBC। देखो कोई क्वालिफिकेशन वगैरह इसके अंडर नहीं दी गई है। ठीक है, SPSC के मेंबर्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, बस एक चीज़ दी गई है कि हाफ मेंबर जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, मतलब 10 साल तक, मतलब हाफ मेंबर जो है 10 ईयर तक वो क्या होने चाहिए, 10 साल तक जो हाफ मेंबर्स हैं वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस में होनी चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑफिस हेल्ड होना चाहिए उनका, हाफ मेंबर्स का, केवल यही क्वालिफिकेशन उनके लिए, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सेकेंड है, मेंबर्स ऑफ SPSC कैन बी रिमूव्ड बाय गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जो SPSC के मेंबर्स हैं, देखो उनको आपको पता है अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि SPSC के मेंबर्स को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं। ठीक है, रेजिग्नेशन भी ये गवर्नर को ही दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये रेजिग्नेशन भी किसको दे सकते हैं, गवर्नर को ही दे सकते हैं। लेकिन ये रिमूव कैसे होते हैं, इनको रिमूव केवल और केवल प्रेसिडेंट करते हैं। इनको रिमूव कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और कैसे, जैसे कि UPSC वगैरह के जो मेंबर्स या चेयरपर्सन्स हैं मतलब वो होते हैं। ठीक है, याद रखना प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं, गवर्नर इनको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है कि इनको मतलब रिमूव जो है वो कौन करेंगे, इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट करेंगे। मैंने बता दी कोई क्वालिफिकेशन इनके लिए नहीं है, अपॉइंट इनको गवर्नर करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ भी कोई स्पेसिफाई नहीं है, वो भी गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे है, वो जितनी मेंबर्स को चाहे उतनों को अपॉइंट कर सकते हैं। वैसे इनकी टर्म्स कितनी होती है, 6 ईयर 62 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और UPSC के मेंबर्स की टर्म्स कितनी थी आपको याद हो, 6 ईयर 65 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। UPSC के मेंबर्स की जो टर्म्स मतलब वो टर्म की जो लिमिट है वो है 6 ईयर 65 ईयर्स, और स्टेट PSC के जो मेंबर्स हैं उनके 6 ईयर 62 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन ये किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबल है, याद रखना रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है।
या दोबारा मतलब एसपीएससी के मेंबर दोबारा एसपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज कमीशन का कोई अभी मेंबर है, ठीक है, और चेयरपर्सन है, याद रखना वो दोबारा हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज का मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, किसी और सर्विसेज का मेंबर बन सकता है, ठीक है। एसपीएससी जैसे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में फिर वो मेंबर बन गए, फिर केरला पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर बन गए, लेकिन वो दोबारा मतलब हिमाचल में मेंबर नहीं बन सकते। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उनका रीअपॉइंटमेंट वो नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरपर्सन जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन किसी उसी स्टेट पीएससी के चेयरपर्सन नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 ये हो गया कंप्लीट। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल के 315 और 323 जो यूपीएससी के आर्टिकल्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग भी इनकी भी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक सर्विस कमीशन, इसीलिए क्योंकि स्टेट का कोई स्टेट दे रहे होंगे तो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए तो है ही। उसके बाद लैंग्वेज जो है वो क्राइटेरिया किसने एक्सेप्ट किया था कि उसके बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 2 कमीशन बैठे थे, धार कमीशन और जेवीपी कमीशन, जिन्होंने बोला था कि भाई बिल्कुल भी नहीं, लैंग्वेज के बेस पे आपको रीऑर्गेनाइज नहीं करनी है स्टेट। धार कमीशन बैठा था 1948 में और जेवीपी कमीशन बैठा था ये 1953 के आसपास, सॉरी 1949 में, सॉरी 1949 में जेवीपी कमीशन बैठा था। उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश बन गया, पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश लैंग्वेज पे के बेस पे, जहाँ पे एक पोटी श्रीरामुलु जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और 56 डेज के फास्ट के हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई कि हम आंध्र प्रदेश बनने के बाद कि हमें भी स्टेट चाहिए। तो उसके बाद बना हमारा फैज़ल अली कमीशन। कब? 1953 में। कब बना? 1953 में हमारा फैज़ल अली कमीशन बना और उन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में और बोला कि आप लैंग्वेज के बेस पे जो है स्टेट है उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा नहीं है कि आप 1 लैंग्वेज 1 स्टेट बना दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज के बेस पे आप कर सकते हो। बस आपको 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप मतलब लैंग्वेज के बेस पे मतलब जो भी उसको स्टेट को डिवाइड करो। क्या? सबसे पहले यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को ध्यान में रखना है। दूसरा, लैंग्वेज और कल्चरल होमोजिनिटी होनी चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखनी होगी कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन कैसे हैं। और उसके बाद वेलफेयर ऑफ द पीपल आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, नए स्टेट्स बना सकते हो। और फिर इसके बाद बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बना? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बना। उसके बाद तो बहुत सारी स्टेट बनी, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, बहुत सारी स्टेट्स बनी है उसके बाद, ठीक है। तो फैज़ल अली कमीशन ने बोला था कि ये सब उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन रख दी हैं, ठीक है। लेकिन पहले 2 ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि नहीं, इनके बेस पे तो आप जो है स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 45 है वो हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 46 पे। नेशनल ह्यूमन राइट क्या बोल रखे हैं देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ NHRC एंड SHRC। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दोनों को हटा सकते हैं केवल प्रेसिडेंट, लेकिन लगाएगा कौन? अपॉइंटमेंट NHRC के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट और SHRC के मेंबर का जो अपॉइंटमेंट करेगा वो करेगा गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनके अगर नॉर्मली कंपोजिशन की बात करूँ, अगर NHRC के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो याद रखना, एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। और एक चेयरपर्सन जो है याद रखने वो क्या होनी चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या होनी चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और मेंबर्स की अगर हम बात करें, मेंबर्स कौन कौन होंगे? देखो, या तो सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए, सॉरी सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए वो, ठीक है। याद रखना, सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, या फिर सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए।
और 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में आई कि 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर तो जिनको एक्सपीरियंस हो। 2 मेंबर कौन होंगे, एक तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई भी, और एक सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, ये इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनके चेयरपर्सन्स भी होने चाहिए एक्स ऑफिशियो में, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस इनकी कौन डिटरमाइन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी सैलरी अलाउंसेस सब कुछ वो करती है। 1 साल के बाद ये कोई भी केस को इंक्वायर नहीं कर सकते, और किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इनकी वो कितनी है एज लिमिट, 570 ईयर्स, 5 ईयर्स और 70 ईयर्स इनकी मेनली वो एज लिमिट है। अब हम आ जाते हैं SHRC के मेंबर्स पे, उसमें भी एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन में क्या आता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे उसमें क्या था, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और मेंबर्स में कौन कौन हो सकते हैं, सर्विंग या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज कोई भी, वहाँ पे कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उसके बाद यहाँ पे कौन हो सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जिनका लगभग 7 ईयर्स का कोई एक्सपीरियंस हो वहाँ पे, ठीक है। और 2 पर्सन ऐसे होंगे जो किसमें होंगे, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनकी, गवर्नर इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। याद रखना, क्या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सब स्टेट्स में है, नहीं, सब स्टेट्स में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। सैलरी वगैरह कौन इनकी डिटरमाइन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे इनकी एज लिमिट कितनी होती है, 5 या 70 ईयर्स वो भी इनकी होती है। उसके अलावा क्या फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है, नहीं, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। तो ये है, अगर आप अब NHRC और SHRC को जाके पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार अच्छे से एक बार बुक से पढ़ लेना तो आपको जो ये चीज़ जो है वो आपको रटी जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं किस पे, हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग हमें मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में क्या क्या कंडीशंस हैं कि जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाना है। तो याद रखना, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनेंगी अगर आपको उसके जो भी वो करने हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है। सबसे पहले, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए जिनके कुछ बिलीफ्स हों, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और उनका डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, कलेक्टिव हैज़ ए डिस्टिंक्टिव नेम, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई वो करनी ही चाहिए कि कोई भी अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन है। वैसे आर्टिकल 26 है क्या, आर्टिकल 26 है कि कोई भी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसके पास कुछ राइट्स होंगे फॉलो करने के लिए। सबसे पहले आर्टिकल 26 में क्या क्या राइट होंगे उनके पास फॉलो करने के लिए, सबसे पहले वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन। दूसरी चीज़, उनके अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं फिर उसके थ्रू। तीसरी चीज़ क्या होगी, वो मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। और चौथा राइट क्या होगा कि उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ। ये 4 राइट होंगे किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास, अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसके पास ये राइट होंगे, मतलब कलेक्टिव राइट्स होंगे रिलीजन के। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए भी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 47 उसका आंसर हो जाता है हमारा ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको लक्ष्मीकांत उठानी है और ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें बतानी है कौन सी है। सबसे पहले साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, टू इनक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ में, ये हमारा DPSP है, ठीक है। उसके बाद टैक्स को पे करना हमारी ड्यूटी नहीं है, वोट कास्ट करना हमारी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। जो मेंशन है, ठीक है, डायरेक्ट आपको जाके देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, वहाँ पे क्या क्या मेंशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कौन कौन सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, देखो, सेकुलर कैरेक्टर आता है, सेपरेशन ऑफ पावर आता है,
सोशलिस्ट स्टेट नहीं आता है, ध्यान रखना, सोशलिस्ट स्टेट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने थर्ड काट दिया तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट स्टेट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, और प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस भी है। और बेसिक स्ट्रक्चर कब हमारा वो हुआ था, ये था केशवानंद भारती केस में, ठीक है, केशवानंद भारती केस में हमारा वो हुआ था 1973 में इवोल्व हुआ था। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ग्रुप और पीपल्स मूवमेंट में हमें क्या बतानी है, कॉमन चीज़ें बतानी है। किसके बीच में, इंटरेस्ट ग्रुप और पीपल्स मूवमेंट के बीच में कॉमन चीज़ें बतानी है। बोथ अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन इलेक्टोरल कंपटीशन, बिल्कुल दोनों ही जो हैं वो बिना इलेक्शन लड़े पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है। बोथ हैव ए लूज ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत है। देखो इंटरेस्ट ग्रुप होती है उसकी सही ऑर्गेनाइजेशन होती है, पीपल्स मूवमेंट की लूज होती है लेकिन उनकी तो परफेक्ट ग्रुप होते हैं वो, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है बोथ आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन, जो पीपल मूवमेंट होता है ना वो स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप में पहले ही मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप बन जाता है जो उन राइट्स के लिए मांग करते हैं, तो इनका स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो केवल फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है कि मतलब इंटरेस्ट ग्रुप और पीपल मूवमेंट्स के बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारे जो आज के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। आपका बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए आज मैंने कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यस अब की बार जो है हमारा मेंस का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इस महीने के अंदर ही शायद स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ हमारे इस इनिशिएटिव के साथ बने रहिए, और जितनी भी डिटेल्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।